साथियों, कुछ कहने से पूर्व संसार के शास्त्रा बुद्ध को नमन करते हुए भारत संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को नमन करते हुए एवं पूरे देश में बहुजन समाज में जन्म लेने वाले जिन महापुरुषों ने त्याग बलिदान दिया, समता समानता एकता विश्व बंधुत्व समानता के लिए, उन सभी को नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं जो अपना कीमती समय निकालकर इस गर्मी के महीने में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। साथियों, आज के कार्यक्रम का जो मेन एजेंडा है आप लोगों ने देख लिया है, पढ़ लिया है। उसी पर गंभीरता से विचार करने के लिए आप लोगों को यहाँ आमंत्रित किया गया है। आप जानते हैं पूरे देश में तहलका मचा हुआ है कई वर्षों से। जो पहला एजेंडा है मैं उसकी बात करता हूँ। इलेक्शंस बी हेल्ड बाय ईवीएम और बैलेट पेपर्स, जिससे इस देश में तथा प्रदेशों में सरकारें बनती हैं, देश को चलाती हैं, प्रदेश को चलाती हैं। जो इलेक्शन सिस्टम है ईवीएम के माध्यम से होता है, गड़बड़ी होती है उसमें। लोगों के आरोप हैं कि उसमें वोट किसी को डालते हैं, किसी को चला जाता है। और वास्तव में ये सही बात भी हो सकती है। विश्व के किसी कंट्री में इस तरह की व्यवस्था नहीं है, चाहे अमेरिका हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इवन पाकिस्तान, बांग्लादेश को ले लीजिएगा, वहाँ पर भी कोलोजियम सिस्टम बंद, वो ईवीएम सिस्टम बंद हो गया है और वहाँ बैलेट पेपर से चुनाव होने लगे हैं। तो पहला एजेंडा आज की कॉन्फ्रेंस में रखा गया है कि इलेक्शंस इन द फ्यूचर आइदर इन पार्लियामेंट और इन द स्टेट्स बी हेल्ड बाय बैलेट पेपर्स ऑन द प्लेस ऑफ ईवीएम। ईवीएम से कोई चुनाव नहीं होना चाहिए और आप लोगों ने इस पर अपनी स्वीकृति भी दी है, जो आज नहीं तो कल पूरा देश देखेगा। और इस आवाज़ को इस मिशन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में फैलाने की, इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाएगी, लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश की जाएगी, जिसकी वजह से जो वोट डालने का अधिकार हमको संविधान ने दिया है उसका किसी तरह से कोई भी राजनीतिक दल वायोलेशन ना कर सके। ये हमारे संविधान के द्वारा दिया हुआ एक अधिकार है जिसका वायोलेशन काफ़ी समय से हो रहा है और ये नहीं होना चाहिए, किसी भी कंडीशन में नहीं होना चाहिए। इसकी एक प्रतिलिपि चुनाव आयोग को जाएगी, उसकी कॉपी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जाएगी, उसके बाद देश में हर जगह जाएगी। साथियों, दूसरा जो एक अहम मुद्दा है इस समय पूरे देश में, आप देख रहे हैं, देश की इस समय भारत की आबादी लगभग 138 करोड़ है, जिसमें 85 से लेकर 90% बहुजन समाज के लोग रहते हैं, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, आदिवासी आदि। लेकिन आपने देखा हायर जुडिशरी, जिसमें हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट आता है, यहाँ पर इस बहुसंख्यक समाज से कोई जज नहीं बनाया जाता और ये परंपरा 1993 से चली आ रही है। पहले बन भी जाते थे जब कॉन्स्टिट्यूशनली उनका चुनाव होता था, अपॉइंटमेंट होती थी, लेकिन अब नहीं बनते हैं। क्या कारण है? ये जो कोलोजियम सिस्टम है जिसके माध्यम से जजों की अपॉइंटमेंट होती है, उसमें मेन चीज़ है, ये हम सभी जानते हैं कि हायर जुडिशरी में जजेस को अपॉइंटमेंट करने के लिए SC, ST, OBC का किसी का रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है, बट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज क्लासेस इज वेरी नेसेसरी। इट मस्ट बी कंप्लीटेड। लेकिन आप देख रहे हैं केवल 2 कम्युनिटी हैं देश के अंदर, ब्राह्मण्स
एंड बैस। करीब 70% जजेज इन्हीं कम्युनिटीज से आते हैं। और इन कम्युनिटीज़ की बात भी छोड़ दीजिएगा, इन कम्युनिटीज़ के अंदर पर्टिकुलर फैमिलीज़, जिन फैमिली के जज, उनके पिताजी जज रहे हों, बाबा जज रहे हों, लड़का लड़की कोई भी जज रहा हो, उसी परिवार से जजों को अपॉइंट किया जाता है। देश के अंदर लोकतंत्र है, संविधान है। इस कॉलेजियम सिस्टम को, जिसके द्वारा हर जुडिशरी में जजों की अपॉइंटमेंट होती है, हमारा भारत का संविधान अलाउ नहीं करता। बट इज कॉलेजियम, ये कोई संस्था है, क्या चीज़ है, कोई रजिस्ट्रेशन है इसका? ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट के जजों के माध्यम से, जिसमें 5 जज होते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसका चेयरमैन होते हैं, बाकी 4 होते हैं वो मेंबर्स होते हैं। वो स्टेट से, हाई कोर्ट से नाम मांगते हैं, नाम आते हैं, उनमें जिसको उचित समझते हैं स्वीकृत देकर के अपॉइंटमेंट कर दिया जाता है। हाई कोर्ट इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट से नाम मांगते हैं, वकीलों की या जजों की, उनमें जिसको उचित समझते हैं, जो उनके संपर्क का होता है, उसको अपॉइंटमेंट कर दिया जाता है। उसकी क्वालिफिकेशन, उसका एक्सपीरियंस, उसकी न्यायिक क्षमता, कितने केस उसने किए हैं, पार्शली किए हैं, इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एज पर द लॉ, इससे कोई मतलब नहीं होता। बंद कमरे में उनकी अपॉइंटमेंट हो जाती है, कोई पब्लिकेशन नहीं होता, कोई उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता, कोई अप्रोच नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में जिस देश में जज ही जज को अपॉइंट करते हैं, ऐसी प्रणाली पूरे विश्व के किसी कंट्री में नहीं है, केवल इंडिया को छोड़कर। तो ये इट मस्ट बी अबॉलिश। द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज इन हायर जुडिशरी मस्ट बी through the provisions of the Constitution of India। इस संबंध में एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया गया है, उस पर चर्चा भी हुई, 4 महीने बहस चली, लेकिन जजों ने नहीं माना। गवर्नमेंट भी नहीं चाहती थी, गवर्नमेंट बैक हो गई, क्योंकि गवर्नमेंट का इससे कोई ना फ़ायदा ना नुकसान। फ़ायदा तो उनका है, कॉलेजियम बना रहे, उनके जज आते रहेंगे, फैसले लेते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने देखा 3-4 महीने पहले केरला हाई कोर्ट का एक जज कहता है कि ब्राह्मण तो पूरे देश के अंदर सबसे सर्वश्रेष्ठ होते हैं। पटना हाई कोर्ट का एक जज कहता है, मिस्टर भारती, क्या आप कोटे से आए हुए हैं? वो बेचारा भारती शेड्यूल कास्ट का बंदा था, सहम जाता है, कोई जवाब नहीं देता, तो बैठ जाता है। दिल्ली हाई कोर्ट की जज साहबा कहती हैं, मनुस्मृति में तो कोई गलती नहीं है, वो तो सही है, मैंने पढ़ी है, उसको देखते हैं। उनको ये पता नहीं, यह संविधान नहीं होता तुम दिल्ली हाई कोर्ट में जज नहीं होते। बाबा साहब ने इसीलिए रिजाइन किया हुआ था जब हिंदू कोड बिल का मामला आया, नेहरू वगैरह एग्री नहीं थे इससे, इसी पॉइंट पर रिजाइन किया था उन्होंने। देश की महिलाओं के लिए इनको भी जेंट्स के बराबर हर क्षेत्र में अधिकार मिलने चाहिए, लेकिन उस समय नहीं हुआ। बाबा साहब के बाद वो बिल पास हुआ। आज जो हमारे देश की महिलाओं को राइट्स मिले हुए हैं, वो केवल और केवल संविधान ने दिए हैं, किसी मनुस्मृति ने नहीं दिए हैं, न किसी और विधान ने दिए हुए हैं। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप सब लोग चाहते हैं कि हर जुडिशरी में आपका रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए अथवा नहीं होना चाहिए? हाथ उठा के बताएं प्लीज। होना चाहिए, होना चाहिए, सभी लोग सहमत हैं। इसीलिए हमने एक जो मेमोरेंडम तैयार किया है ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए, और उसकी कॉपी ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ एवरी हाई कोर्ट इन इंडिया सबको जाएगी। एक कॉपी ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जाएगी कि आप कंसीडर करें, ये बहुत ज़रूरी है। इससे जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, चाहे वो एडवोकेट्स हैं या जजेज हैं, डिमोरलाइज होते हैं। वो मैं पढ़ के भी अभी सुनाऊंगा, उसके बाद सब क्लियर हो जाएगा। तीसरा, सरकारें बनती हैं, आप देख रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी पॉइंट है। मैं कोई राजनेता नहीं हूँ, ना मैंने कोई संगठन बनाया, ना पॉलिटिकल पार्टी बनाई है। ये एक मिशन के तहत एक मैसेज पूरे देश को हम देने की कोशिश कर रहे हैं।
आपने देखा बीजेपी बनी, उसने अलायंस किया अपना, जो उनके विचारधारा से लोग सहमत हैं वो भी नहीं सहमत, उनसे भी कर लिया, सरकार बना ली। कांग्रेस ने भी अलायंस किया। भाई बहुजन समाज जहां हम 85 और 90% की बात करते हैं, यहाँ पर भी लोगों ने सैकड़ों पार्टियां बना ली हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं। तो आपको अलायंस करने में क्या परेशानी हो रही है? इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, और जहाँ भी हम किसी स्टेट में जाएंगे, इस कॉन्फ्रेंस के जो मुद्दे आज सेटल हुए हैं उनको वहाँ रखेंगे, और जो बहुजन समाज के राजनेता हैं उन्होंने जो पार्टियां बनाई हैं, कोई भी पार्टी है, बसपा है, सपा है, आरजेडी है, आरएलडी है, तमाम दुनिया भर की पार्टियां, एएसपी है, तमाम दुनिया भर की पार्टियां बनाई हैं, उनसे मिलेंगे भी और उनको कोशिश करेंगे समझाने की भाई आप अलायंस करिएगा। इसी तरीके से 2024 का चुनाव नज़दीक है, और इस काम में यदि हम सब लोग कामयाब हो गए, सफल हो गए, तो 2024 में इस देश में बहुजन समाज के लोग सत्ता में होंगे, आप नोट कर लें किसी स्थिति में। लेकिन ये काम बहुत ही जटिल है, इसको करने के लिए हम सब लोगों को भी थोड़ा त्याग करना पड़ेगा। जहाँ भी चलेंगे तो कम से कम 10-20 लोग इकट्ठा होकर के चलें, कोई एक आदमी नहीं जाएगा। और ये बात रखें कि आप अलायंस करिए आपस में, बहुजन पॉलिटिकल अलायंस, एक के बदले एक बीजेपी कैंडिडेट आता है, एक आपका जाना चाहिए, आपका जीतेगा, बीजेपी का हारेगा। ये बात हो गई, और तो वो दिन दूर नहीं, दिन का 24 में ही देख लेना आप। अभी स्टेट में कुछ इलेक्शन होने वाले हैं, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, कई 5-6 स्टेट हैं। तो यदि इस काम को करने में हम सफल हो गए तो आपकी सरकारें राज्यों में ही बनेंगी। साथियों, इस अप्रोच को करने के लिए हमारे समाज में, पूरे देश में हजारों संगठन हैं, लेकिन जब तक एक कॉन्स्ट्रक्टिव अप्रोच नहीं होगी तब तक केवल भाषणबाजी से काम होने वाला नहीं है। इसलिए आप लोगों को इस गर्मी के महीने में यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। आप सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन पॉजिटिव वे में, जिसके माध्यम से कम बहुजन समाज का इंटरेस्ट पूरे हो सके, उनके राइट का जहाँ वायोलेशन हो रहा है उसको हम बचा सकें। साथियों, चौथा पॉइंट रखा गया है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट अमंग द बहुजन सोसाइटी इज नेसेसरी और नॉट। आप जानते हैं, इंडिया जब स्वतंत्र हुआ था, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पार्लियामेंट में कहा था, स्वराज हैज नो सिग्निफिकेंस विदाउट एस्टेब्लिशिंग कास्टलेस सोसाइटी इन इंडिया। तब से लेकर के कितनी पार्टियां बनी, कितने राजनेता आए, चाहे वो एससी के, एसटी के, ओबीसी के, माइनॉरिटी के, इस मुद्दे को किसी ने उठाया या किसी ने फॉलो किया? किसी ने नहीं। आप ये नोट कर लें, आप भुगत भी रहे हैं, हम भी भुगत रहे, पूरा देश भुगत रहा है। जब तक इस देश में जातिवाद और वर्णवाद रहेगा, मनुवाद रहेगा, जो इस देश के लिए एक अभिशाप है, तब तक इस देश में समता, समानता, एकता कायम नहीं हो सकती। जातिवाद ही एक ऐसी समस्या है देश के अंदर, जिसके माध्यम से सारे देश में आज अफरा तफरी मची हुई है, किसी को न्याय नहीं मिल रहा है। जो जज आते हैं, जब डाइस में बैठते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ के आएगा जज, वो क्या संवैधानिक फैसला करेगा? नहीं करेगा। रामायण पढ़ के आएगा, भागवत, अरे भाई वो कुरान पढ़ के भी तो आ सकता है, बुद्धा यानी धम्मा पढ़ के भी तो आ सकता है। ये भी तो एक वो चीज़ है जिसको पूरा विश्व नमन करता है। आज बुद्ध के धम्म को, बुद्ध के मिशन को, जो विश्व में मानव कल्याणकारी धम्म है, जिसको सारी दुनिया सैल्यूट करती है, लेकिन कितनी शर्म की बात है, जिस देश में बुद्ध पैदा हुए, वहाँ के लोग जब विदेश में जाते हैं, यहाँ का प्रधानमंत्री खुद मिस्टर नरेंद्र मोदी जब विदेश में जाता है तो कहता है बुद्ध की धरती से आए हैं, हम शांति का पैगाम लाए हुए हैं, और यहाँ आकर के अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाता है, फ्लैट हो जाता है। कितनी शर्मनाक बात है। साथियों, याद रखिए, आज नहीं तो कल इस देश में हर घर में बुद्ध का संदेश जाएगा, और बुद्ध का संदेश जाएगा, लोग पढ़ेंगे, और बुद्ध में भारत की स्थापना होगी, इसमें कोई शक नहीं। लोगों में जागरूकता आ रही है, और धीरे धीरे जिस तरह से ये प्रोग्राम बढ़ेगा, ये देश बुद्ध में भारत होगा, और इन सब चीज़ों का सफाया हो जाएगा। दूसरी बात, इसके लिए जो बीजेपी के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं,
हम किसी पार्टी को टारगेट नहीं करते, लेकिन उनकी जो विचारधारा चल रही है उसके बारे में बोलना चाहता हूँ। मुझे बीजेपी से, कांग्रेस से, किसी से कोई नफरत नहीं है, ना उनके खिलाफ बोल रहा हूँ। उन्होंने क्या काम किया कि अपनी पाखंडी मनोवादी व्यवस्था को देश में कायम रखने के लिए जो पाखंडी बाबा हैं, बगैर पढ़े, अनपढ़ हैं, कुछ नहीं आता जाता, उनको मैदान में उतार दिया है। उन्होंने इससे पहले राम मंदिर का मुद्दा उठाया था, उसके आधार पर वोट मिल गया। उसके बाद राम मंदिर बन गया अयोध्या में। उसके बाद अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा, तो इन्होंने जो पाखंडी बाबा हैं, अनपढ़ हैं, वो केवल पाखंडवाद फैलाते हैं, चाहे वो कोई भी हो। अभी बिहार में आपने देखा, वहाँ किसकी सरकार है? इनकी सरकार है। लेकिन जिस तरह से वहाँ पर जो प्रक्रिया अपनाई गई, उसको स्टेशन से वो 26 साल का लड़का है, इनको डिग्री फ्री में मिल जाती है। अरे 16 साल का लड़का है, वो शास्त्री डिग्री मिल जाएगी उसको, चाहे बिना पढ़ा लिखा हो चाहे पढ़ा लिखा हो। आपके लड़के को हाई स्कूल की डिग्री नहीं मिलेगी, इंटर की डिग्री मिले, वो 26 साल का वो शास्त्री की डिग्री उसको मिल गई। ठीक है, वो अपने को शास्त्री लगता है। व्हाट यू मीन बाय शास्त्री? किस बात का शास्त्री? किसने डिग्री उसको दी हुई है? तो इस तरह से आपके समाज पर वो बातें थोपी जा रही हैं और हम सब देख रहे हैं। मुख्य रूप से क्योंकि आज हमारे बीच में समाज की लेडीज भी आई हुई हैं, मैं उनका स्पेशली स्वागत करता हूं, और उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि समाज में जाएं और लेडीज़ को मोटिवेट करें। क्योंकि हमारे समाज की एक पहिए की गाड़ी चलती है, जेंट्स आ जाते हैं हर जगह, जेंट्स की भी कमी है, लेडीज़ को नहीं लाते, तो लेडी नहीं आ पाती, बच्चे नहीं आ पाते, इसलिए एक पहिए की गाड़ी से काम नहीं चलेगा। आप देखिए, वो 15% उनकी लेडीज भी, कुंभ का मेला आपने देखा, वहाँ पर हजारों लाखों संख्या पहुँचती हैं। हम लोग जहाँ प्रोग्राम होता वहाँ पर भी नहीं आते। खैर चलो, उस पर हम ज़्यादा नहीं जाना चाहते। तो जो इनिहिलेशन ऑफ कास्ट्स है अमंग दी बहुजन सोसाइटी, हम उनकी बात नहीं करते, वो तो हमारी बात से सहमत होंगे नहीं, हम कितना भी कहते रहें, लेकिन कम से कम जो बहुजन समाज के लोग हैं, SC हैं, ST हैं, OBC हैं, इनमें तो हम जातिवीय समाज की स्थापना कर सकते हैं, आपस में रोटी बेटी के संबंध कर सकते हैं। इसके उदाहरण मिस्टर लक्ष्मण यादव, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, उसने दिया है। उसने एक लड़की है शेड्यूल कास्ट की, धोबी कम्युनिटी की है, और PhD कर रही थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उससे कोर्ट मैरिज की, गांव में जाकर के भी 4 तारीख को फंक्शन किया वहाँ पर। तो ही क्रिएटेड ए एग्जाम्पल बिफोर द बहुजन सोसाइटी इन इंडिया। दूसरा बताऊँ आपको, लोग कहते हैं आदमी कोई मरता है या कोई खुशी होती किसी तरह की, उसकी अस्थियों को जो होती हैं उनको गंगा जी में ले जाते हैं। इस संबंध में नीरज पटेल ने एक उदाहरण कायम किया हुआ है। उसकी माताजी की डेथ हो जाती है, वो अपने खेत में दफन करता है, और जो अस्थियां हैं वो खेत के नीचे गाड़ देता है, और 5 वृक्ष लगा देता है बैठने उठने के लिए। ठीक है, थ्योरी क्या उसके पीछे आप लोग भी समझ लें, गंगा जी में एक बलात्कारी मर गया, उसकी भी अस्थि भी जाती है। एक डाकू बदमाश है, घृणित व्यक्ति है, वो मर गया, उसकी हड्डियां भी गंगा जी में जाती हैं, प्रसारित होती हैं। ठीक है, तो वहाँ पर कोई पवित्र व्यक्ति, किसी की माँ मर गई, उनके साथ सम्मिलित क्यों करे जाकर के? उसने अपने पिताजी से भी कहा कि मैं ये विचारधारा आपकी अपनी आप पे थोप नहीं रहा हूँ, आप चाहो तो सर मुड़वा सकते हो, लेकिन मैं तो नहीं मुड़वाऊँगा। तो उसके पिताजी ने भी कहा कि बेटे मैं तुम्हारा पिता जरूर हूँ, लेकिन जो आप कर रहे हो वो काबिल तारीफ है और मैं इसका अनुसरण करूँगा। उसने बुद्ध का अनुसरण किया। जब बुद्ध के फादर मरणासन अवस्था में थे, तो उन्होंने बुद्ध से कहा कि यदि आपका धर्म अलाउ करता है तो मैं चाहता हूँ कि मेरी चिता को अग्नि, क्योंकि यह परंपरा चली आ रही है, तो बेटा देता है आप दें, यदि आपका धर्म अलाउ करता है तो। क्या कहा बुद्ध ने? बुद्ध ने कहा यस। यस तो नहीं था, उन्होंने हाँ करा, मैं अपनी लैंग्वेज में कह दिया। उन्होंने हाँ करा कि आप मेरे पिताश्री भी हैं, मैं अवश्य आऊँगा और ये काम करूँगा आकर के। वैसे उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि नीरज पटेल OBC का व्यक्ति है, कुर्मी बरादरी का है, आप डेली देखते हैं
ठीक है। उसने एक उदाहरण समाज के सामने पेश किया, उसके पिताजी ने भी उदाहरण पेश किया। उन्होंने कहा ये सिद्धार्थ गौतम जब बुद्ध बन गए तो उनके पिताजी ने भी बेटे की बात मानी, अपनी बात को पीछे ले गए। उसी इन द सेम मैनर उनके पिताजी ने भी नीरज पटेल ने जो कहा उसको माना गया। 13वीं बंद, बिल्कुल 13वीं नहीं हुई किसी तरह की। तो ये परंपरा इस तरह से सामाजिक व्यवस्था बदलेगी। केवल हम भाषण देते रहें उससे कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिकल में करना होगा और हर व्यक्ति को इसके लिए सामने आना होगा। तो इस तरह से जब आपस में शादियां होने लगेंगी, खान पान सब, किसी तरह का मतभेद नहीं होगा किसी भी व्यक्ति में, तो मैं समझता हूं कि शायद बहुजन समाज की यूनिटी तो होगी। इसके साथ साथ जो इसमें एक जातिवादी गंदगी भरी हुई है, सदियों से चली आ रही है, वो अलग हो जाएगी। और ऐसा होने से जो 15% के या 12% के लोग या जो भी लोग हैं जो आप पर अत्याचार करते हैं, उनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि आपकी तरफ उंगली भी उठा लें। तो इस तरह से बहुत फायदे होंगे यदि हम इस काम को कर पाते हैं। तो साथियों, ये बाबा साहब का एक मिशन था, नारा था, और उन्होंने कहा भी था कि जब तक समाज से ये गंदगी, जातिवाद भरा हुआ है, ये नहीं हटेगा, तब तक आज़ादी का कोई फायदा नहीं है। इसीलिए कहा जा सकता है एक आज़ादी तो मुगलों से मिली, दूसरी आज़ादी अंग्रेज़ों से मिली, तीसरी आज़ादी की जंग जारी है। वो आपको आज नहीं तो कल लड़नी पड़ेगी, तैयार हो जाइएगा। और बगैर उसके लड़े हुए आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मांगते रहिएगा, हमारे साथ अत्याचार हो जाए, रोते रहिएगा, ठीक है, कौन सुनता है। आज पुलिस के भाव इतने बढ़े हुए हैं, दबंगों के भाव बढ़े हुए, कितना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है। देखा आपने, 1 महीने से जंतर मंतर पर जो समाज की लड़कियां हैं, मुख्य रूप से जाट कम्युनिटी की हैं, लेकिन वो जाट और गुजर से, अहिर, तेली, तोली, तमिल से मतलब नहीं है, वो हमारे देश की लड़कियां हैं, उनके साथ कितनी नाइंसाफ़ी हो रही है। और वो एक दबंग व्यक्ति है, उसको अभी तक गिरफ्तार, FIR हो गई, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा तब FIR हो, उसको अरेस्ट नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? उसके पास हेलीकॉप्टर है, 50 के आला संस्थाएं हैं, अरबों खरबों रुपए का मालिक है, ये समझ लीजिए। इसलिए नहीं तो संविधान तो सबको बराबर का राइट देता है। संविधान, आइए सिद्दीकी साहब, आइए, वेलकम सर, आदाब, आइए, बैठिए। तो हमारे देश का जो संविधान है सबको बराबर का राइट देता है। अंडर आर्टिकल 14 आपने पढ़ा होगा कि कानून है सबके लिए बराबर है, ठीक है, किसी को पक्षपात नहीं करता। लेकिन यहाँ पक्षपात करता हुआ सामने दिखाई दे रहा है, सब देख रहे हैं पक्षपात हो रहा है। इसके लिए जब तक हम यूनाइट होकर के कॉमन आवाज़ नहीं उठाते, पक्षपात होता रहेगा, ये बंद नहीं होगा। इसलिए हम सबको एक मंच पर एक मिशन के साथ काम करने की ज़रूरत है। जितने भी संगठन हैं यहाँ, मैं जानता हूँ जितने लोग आए हैं, अपने अपने संगठन के सब प्रभारी होंगे, अध्यक्ष होंगे, सेक्रेटरी होंगे, अपनी एक विचारधारा को लेके आए हैं। उनको भी हम सुनेंगे, उससे कुछ सीखेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे। मैं सबका सम्मान करता हूँ, लेकिन जहाँ कॉमन कॉज की बात होती है वहाँ पर आप सब लोग आकर के इकट्ठा हो जाइए और उस प्रोग्राम को आगे बढ़ाइए। साथियों, 5वां, बहुजन हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज नेसेसरी और नॉट, ठीक है, इस पर सभी ने टिक लगा दिया है। भारत में बहुजनों का इतिहास, इस संबंध में हमने बड़ी मेहनत करके 3 महीने, और इसमें हमारे माननीय कर्नल साहब बैठे हुए हैं, रिटायर्ड है, 78 साल की इनकी एज हो गई, लेफ्टिनेंट कर्नल अतर सिंह जी, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। 3 महीने में एक बहुजन इतिहास के रूप में एक कैलेंडर छपा गया है, अभी आप लोगों के सामने वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। उसी तर्ज पर हर स्टेट से रिक्वेस्ट आ रही है, सर हमारे लिए 10 कापी भेजो, कहीं 20 भेजो, और इस संविधान जो बहुजन का इतिहास है इसको जल्दी से जल्दी तैयार करो, इसकी सख्त ज़रूरत है पूरे देश के अंदर। तो हम लोगों ने इस पर निश्चित किया है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमारे देश को एक संविधान दे के गए, और हम आपको वादा करते हैं कि हम सब मिलकर इस देश का बहुजनों का इतिहास देके जाएंगे किसी भी तरीके से। जो आगे आने वाली जनरेशन उस पर गर्व करेगी, और जो भी कंट्रीब्यूटरीज होंगे इस संबंध में, उनका भी नाम, उनका कंट्रीब्यूशन उसमें आएगा। क्योंकि आज हम हैं, आज आप हैं, कल नहीं रहेंगे। जो पुराने हमारे महापुरुष थे वो भी नहीं रहे, लेकिन
इतिहास तो अमिट होता है, इतिहास कभी नहीं मिटता, उसे कोई विचारधारा कभी नहीं मिटती, बशर्ते लोग उस विचारधारा को जिंदा रखें। लोग चले जाते हैं। इस संबंध में पूरे देश भर से, हर जगह से इंफॉर्मेशन आ रही हैं कि बहुजन इतिहास बनना चाहिए किसी हालत में। इसके लिए लोग कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत विशाल काम है। इसके लिए यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स वगैरह हैं उनसे भी हम मदद ले रहे हैं। और आप लोगों के कौन साहब बैठे हुए हैं यहाँ पर, कोई बात तो डेली बात होती, कोई बात होती मैं पूछता हूँ, वो बताते हैं। यहाँ कंसोटिया साहब आ गए, लर्निंग एडवोकेट हैं, और भी तमाम एडवोकेट हैं देश में, सबसे मैं राय लेता हूँ। ऐसा नहीं है कोई प्रोग्राम, ये भी प्रोग्राम किया है तो आप लोग ऐसा ना समझें कि केवल वो RS गौतम ने कर दिया है। नो, इसमें सभी लोगों की राय सम्मिलित है, सभी के व्यूज सम्मिलित हैं, तब ये प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है। क्या करना है? तो बहुजन इतिहास तैयार होना चाहिए कि नहीं? प्लीज तैयार होना चाहिए कि नहीं? जी जी जी। तो सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कंसोटिया साहब, तो आगे आने वाली जनरेशन है, ये जो इतिहास तैयार कर रहे हैं वो इतिहास को पढ़ेगी। और यदि हमने ये तैयार नहीं कर पाया तो हमारा इतिहास, हमारे पूर्वजों ने जो आप देख रहे हैं, ये तो 70 लोगों का उसमें रेफरेंस दिया हुआ है, जो कैलेंडर छापा अभी आपको मिलेगा 70 लोगों का, और फिर भी उसमें कम रह गए अभी। तो जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती जा रही है हम उसको तैयार करेंगे, ठीक है, और पूरे देश में जाएगा। तो बहुजन इतिहास छपना चाहिए, सबके इंटरेस्ट में है। साथियों आप देखते हैं 6 पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ। बैटल फॉर जस्टिस इज नेसेसरी और नॉट। डेली अत्याचार हो रहे हैं, अत्याचार केवल मारपीट का नहीं, अत्याचार केवल बलात्कार का नहीं। आप देख रहे हैं, यूनिवर्सिटी में जाइएगा, आप कितने प्रोफेसर्स हैं, कितने डायरेक्टर्स हैं, कितने वाइस चांसलर हैं? शायद 0, ठीक है। और SC ST का तो मिल भी जाएगा, OBC का तो कहीं भी नहीं है। इक्का दुक्का कोई मिल गया तो मिल गया, बिल्कुल। लेकिन हमारा OBC समाज जो है अब भी बिल्कुल सोया हुआ है, वो फील्ड में आने को तैयार नहीं है। और जिस दिन हमने OBC समाज को साथ ले लिया, वो सामने आ गया, इस देश पर आप शासक होंगे और आपकी सत्ता होगी, सबको बराबर का न्याय मिलेगा, नो डाउट एट ऑल। इसके लिए एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है, बैटल फॉर जस्टिस। क्या है? इसके लिए संविधान हमको अनुमति देता है। एक ऑर्डर हुआ, पटना हाई कोर्ट ने किया, 1998 का केस है, जिसमें 58 दलित समाज के लोग थे, OBC के लोग थे, आदिवासी लोग थे, उनको किल कर दिया गया था रात में, ठीक है। बच्चे, बूढ़े, जवान, प्रेग्नेंट। हाँ, लक्ष्मणपुर बाधे केस था। सेशन कोर्ट से सजा हुई। जब हाई कोर्ट में गया, पटना हाई कोर्ट में, तो वहाँ जस्टिस सिन्हा थे, एक जज और बीच में बैठा लिया गया और सबको विद रिस्पेक्ट बरी कर दिया गया। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? और सारा देश देखता रह गया, सारा देश। वेरी सॉरी। इस चीज़ की हम समीक्षा करेंगे। उसमें क्या होगा, 3 जज बैठेंगे, पूरी डाइस बनेगी बाकायदा, इस तरह से सुप्रीम कोर्ट में लगता है। 3 जज बैठेंगे, दोनों साइड के वकील होंगे, ऑडियंस भी होंगे। उन मुद्दों को उठाया जाएगा जो मुद्दे असंवैधानिक तरीके से किसी भी कोर्ट ने ऑर्डर पास किया हुआ है। ये करने से क्या होगा, हाई कोर्ट भी देखेगा, सुप्रीम कोर्ट भी, जो जिला अदालतें हैं वो भी देखेंगी, पूरा देश देखेगा। ये एक सप्ते में एक दिन मुकर्रर किया जाएगा, सैटरडे अथवा संडे, उसी दिन 5-6 एपिसोड बनाए जाएंगे। जगह मैं दे रहा हूँ आपको, एक 20 बाई 50 का हॉल है, बढ़िया बना हुआ, फर्स्ट क्लास, लाइट पानी सबकी व्यवस्था होगी। जगह कोई कॉस्ट नहीं है, उसकी किराया नहीं देना पड़ेगा, लेकिन उसको रन करना हम सबकी जिम्मेदारी होगी किसी भी कंडीशन में। गाजियाबाद दूर नहीं है, रासना जेल है उसके पास ही बना हुआ है, तो इस काम को करना ज़रूरी है। पूरी बात यह है कि देश के जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको एक आशा लगेगी, विश्वास कायम होगा कि हमारी बात उठाने के लिए बैटल फॉर जस्टिस काम कर रहा है, न्याय के लिए युद्ध, न्याय के लिए संघर्ष। तो ये काम अभी तक नहीं हुआ था, लोगों के नोटिस में भी नहीं था। काफ़ी अध्ययन करने के पश्चात ये काम किया गया है। इस काम की शुरुआत शायद हम लोग जुलाई से, 1 महीने का टाइम लगेगा उसकी तैयारी करने में। उसके लिए फंड्स की भी ज़रूरत है, बगैर फंड्स के नहीं हो सकता किसी कंडीशन में। तो पूरे देश भर से जो भी फंड कलेक्ट किए जाएंगे, कंटिन्यू प्रोग्राम चलेगा। लेकिन एवरी डे आपको एक एपिसोड देखने को मिलेगा आधे घंटे का,
जिस तरह से आपने रामायण देखी, महाभारत, वो तो मनोरंजन के लिए और झूठ फूट सिखा दिया गया, लेकिन इससे लोगों को एजुकेशन भी मिलेगी, एजुकेशन मिलेगी, उनमें साहस आएगा, ये बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो ये बहुत ही, इसमें रिटायर्ड जजेज हैं हाई कोर्ट के, उनका बहुत बड़ा योगदान होगा, जो लर्नेड एडवोकेट्स हैं, समय दे सकते हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान होगा। और गौतम रत्ना जैसे लोग हमारे सामने आ गए हैं, बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों का, और तमाम लोग हैं, कौल साहब हैं, ऐसा नहीं कि वहाँ जज है तो वही बैठेगा, नो, जज को करना क्या है, जज को सुनना है, जज को सुनना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो देश में घटित हो रहा है, कहीं पर भी कोई एट्रोसिटी हो गई, थाने में FIR नहीं हुई गई, और जो FIR कराने गए उन्हीं को डांट फटकार के भगा दिया गया, इन सब चीज़ें, ये सारे मुद्दे उसमें उठाए जाएंगे। तो आप लोग रेडी हो जाइए, आपके पास एक ऐसा वेपन तैयार हो रहा है जो पूरे देश के बहुजनों की लीगल तरीके से मदद कर सकेगा, और इसमें कोई शक नहीं है। इसके लिए बस शर्त यही है कि ये कोई काम अकेले व्यक्ति नहीं कर सकता, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हिस्टोरिकल वर्क है, इसलिए इस काम को करने के लिए हर व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन चाहिए, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी। कोई व्यक्ति ये ना कह सके कि ये प्रोग्राम फलाना व्यक्ति चला रहा है, नो, नथिंग, इसमें भी कभी विश्वास नहीं करता। ये हमारा प्रोग्राम है, ये बहुजनों का प्रोग्राम है, इसे हम सब मिलकर चला रहे हैं, पूरा देश चला रहा है। कोई भी जुडिशरी का बंदा हो, कोई पुलिस अधिकारी हो, आपको टच नहीं कर सकता किसी कंडीशन में, लेकिन कम से कम कुछ करो। तो साथियों, एक इशू और है जो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है पूरे देश के अंदर, वो है जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना, इस संबंध में अभी 3-4 दिन पहले मध्य प्रदेश से एक हुकुम चंद सैनी साहब आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि हम इस पॉइंट पर यह कहना चाहेंगे कि हमारी जनगणना क्यों हो। जनगणना जो 15-12% है उनकी होना चाहिए, हमारा तो देश ही है, तो उनकी होना चाहिए, और वो सब जगह हावी है। तो मैंने कि ठीक है, आपकी बात को बात तो नहीं है, लेकिन वो शर्मा जी यहाँ पर आए हुए हैं, हालांकि शर्मा लिखते हैं, OBC बिरादरी में जो हमारी नाई बिरादरी है, कर्पूरी ठाकुर साहब थे, उनका फ़ोटो भी लगा हुआ है, तो उससे बिलोंग करते हैं, लेकिन टाइटल लिखते हैं। इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि हमारे लोग ये ना समझें कोई शर्मा आ गया, ठीक है। तो इसलिए इस पर आपने क्या कहना है? जनगणना हो, जातिगत जनगणना होनी चाहिए, इस बार नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। सभी लोग चाहते हैं, हाथ खड़े करें प्लीज़। जात होनी चाहिए। चलो, दूसरा, बहुजन सोशल मीडिया। देखिए, आप जानते हैं मीडिया के बगैर आपका समाज नहीं चल सकता, आपकी वॉइस को रेज नहीं किया जा सकता, किसी कंडीशन में नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में मीडिया का होना ज़रूरी है। आज जो बीजेपी की सरकारें बन रही हैं कहीं पर भी, वो मीडिया की बदौलत बन रही हैं, उसने सारी मीडिया को खरीद लिया हुआ है, ठीक है। और बल्कि वो लोग चलाते हैं जो पूंजीपति हैं, अडानी हैं, अंबानी हैं, उनके 100 चैनल चलते हैं। हमारे लोग मुख्य रूप से, हम अपने राजनेताओं को इसके लिए जिम्मेदार मानता हूँ कि उन्होंने इस संबंध में कोई सोच नहीं बनाई। जो लोग मीडिया चला रहे हैं किसी भी तरीके से, हम हों, चाहे गौतम रत्ना जी हों, चाहे शंभू कुमार हो, चाहे नीरज पटेल हो, चाहे नवीन कुमार हो, कितने भी लोग हैं, वो केवल अपनी अपनी दम पर चला रहे हैं। सरकार की तरफ से या हमारे राजनेताओं की तरफ से, पार्टियों की तरफ से उनको कोई सहयोग नहीं मिलता। जबकि जो उनकी मीडिया है, वो मीडिया क्या करती है भाई, उनको 50 लाख, 20 लाख, 50-50 लाख की गाड़ियों में चलते हैं, पुलिस फोर्स चलती है उनके साथ। तो आज जो आप 2 मीडिया देख रहे हैं, ये हम लोग चला रहे हैं, अपनी कॉस्ट पे चला रहे हैं। अब ये मीडिया पूरे समाज का मीडिया है, और समाज के लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए, कंट्रीब्यूट करना चाहिए इसके लिए कि ये मीडिया हमने मजबूत कर लिया तो वो दिन दूर नहीं कि हम सारे यूनाइट भी होंगे और हमारा मीडिया मजबूत होगा। हमारी आवाज़ आप सुनेंगे, आपकी आवाज़ हम सुनेंगे, हर स्टेट की आवाज़ हर स्टेट में सुनी जाएगी। मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए पूरे देश में अवेयरनेस पैदा की जा सकती है। साथियों, एजुकेशन, बाबा साहब ने 3 सूत्र दिए थे, एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट, ठीक है। एजुकेशन आप देख रहे हैं, 9 साल हो गए, 10 साल होने, 10वां चल रहा है। इस गवर्नमेंट ने आज तक, यहाँ के प्रधानमंत्री ने कभी सोते में भी यदि एजुकेशन पर कोई स्टेटमेंट दिया हो तो बता दीजिएगा, किसी होम मिनिस्टर ने दिया हो तो बता दीजिएगा।
किसी इनके चीफ मिनिस्टर ने दिया हो तो बता दीजिएगा। एक तरफ भारत का प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी कहते हैं बाबा साहब नहीं होते तो मैं नहीं होता। ठीक है, मान लिया आप नहीं होते, ये बात तो सही है कि बाबा साहब नहीं होते तो आप प्रधानमंत्री नहीं होते, क्योंकि व्यवस्था नहीं होती। लेकिन क्या आपने बाबा साहब को फॉलो किया? बाबा साहब ने कहा बी एजुकेट, ठीक है, एजुकेशन पे आप कभी नहीं बोले। आपने क्या काम किया? स्कूलों में वो खिचड़ी बंटवा दी, उसमें कभी चूहा निकल आया, कभी कुछ निकल आया, और पढ़ाई के नाम पर जीरो नहीं, बच्चे जाते नहीं हैं। क्या किया मनीष सिसोदिया ने? वो यूपी में गया इनके स्कूल देखने के लिए, ये सिद्ध करने के लिए भाई दिल्ली में देखो हमने एजुकेशन में क्या काम किया है। बहुत सही बात। उसे उसने नहीं दिया, और तमाम दुनिया के इल्ज़ाम लगा करके याद करके संजय सिंह ने भी देखा कि भाई ऐसा क्यों किया आपने? अरे भाई आपके स्कूल देखने के लिए गया हुआ था बंदा, ठीक है, और आपने एंट्री नहीं करने दी, उसे कहीं जाने नहीं दिया, रोक दिया। कहने का मतलब, इसका मतलब ये गवर्नमेंट एजुकेशन की विरोध करती है। और हमको यानी आपको पूरा जो 90-85% समाज है साथियों, जो भी मिला है वो केवल और केवल एजुकेशन से मिला है और किसी चीज़ से नहीं मिला है। और एजुकेशन कहाँ से निकल के आई है? संविधान से। तो संविधान से हमको एजुकेशन मिली है, ठीक है, उसको ये नेशनाबूद करना चाहते हैं। यदि एजुकेशन हमसे छिन गई तो हम क्या करेंगे? अब ये लड़के हैं, ये काम कर रहे हैं, ये एजुकेटेड हैं तभी तो कर रहे हैं। यदि इनमें एजुकेशन नहीं होती इस तरह की तो ये काम नहीं कर पाते। लेकिन ये गवर्नमेंट क्या हमको इग्नोरेंट बना के रखना चाहती है कि आप इसी तरह से बने रहिएगा। रिजर्वेशन, आप जानते हैं रिजर्वेशन का कितना बड़ा मखौल उड़ाया जा रहा है। बाबा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन की व्यवस्था की थी अंडर आर्टिकल 16, ठीक है, अंडर आर्टिकल 340, उसमें 16 में SC/ST के लिए है, 340 में OBC के लिए है। उसके पीछे मकसद था एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग होंगे उनको दे शैल बी एंटाइटेड टू गेट रिजर्वेशन प्रॉपरली, अपनी संख्या के अनुसार। उसमें 22.5% SC/ST का, और बाद में जब मंडल कमीशन बना 27% हो गया BPC के माध्यम से OBC का, ठीक है। क्या ये जितना भी मिला पूरा हुआ? नहीं हुआ। कहीं लीगल सिस्टम में पूरा नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट में कहीं नहीं, हाई कोर्ट में कहीं नहीं, यूनिवर्सिटी में कहीं नहीं, किसी शिक्षण संस्थान में कहीं नहीं। PM ऑफिस पे आ जाइए, आप जानते हैं वहाँ पर जो भर्ती हो रही है, जिन लोगों को सिलेक्ट किया जा रहा है, इस समय जो IAS बनता है, कम से कम IAS बनने के बाद 15 साल में उसका प्रमोशन होता है, तब वो बनता है जाकर के जॉइंट सेक्रेटरी। ये लेटरल एंट्री के माध्यम से बगैर किसी कंपटीशन के, बगैर किसी एग्जामिनेशन के, उसको बाहर की जो एजेंसियां हैं अडानी अंबानी के और उनसे पकड़ लेते हैं, उनको बना दिया क्या? जॉइंट सेक्रेटरी। तो IAS की क्या वैल्यू रही? उसे 15 साल हो गए, 20 साल, वो नहीं बनेगा जॉइंट सेक्रेटरी। जॉइंट सेक्रेटरी देश की सरकार को कौन चलाता है? स्टेट कौन चलाता है? जॉइंट सेक्रेटरी। वो पॉलिसी मेकर हैं, पॉलिसी बनाते हैं, बहुत बड़ी पावर होती है। लेकिन वहाँ आपका आदमी नहीं है, OBC का आदमी नहीं है, एक भी नहीं है, किसी स्थिति में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? जब पॉलिसी मेकर वही है, इम्प्लीमेंटेशन करने वाले वही हैं, आप कहते रहिए 85%, कौन सुनता है? कोई सुनने वाला नहीं है। साथियों, ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, बड़ी मेहनत करने के पश्चात, सब कुछ सोचने विचारने के पश्चात और देश के विभिन्न भागों से बुद्धिजीवियों के विचार लेने के पश्चात ये ऑब्जेक्टिव्स तैयार किए गए हैं, जिस पर साइन किया हुआ है। बातें तो बहुत सारी हैं, उन पर मैं नहीं जाना चाहूँगा। आज की कॉन्फ्रेंस के लिए मुख्य रूप से ये 7 ऑब्जेक्टिव्स हमने तैयार किए थे, जो आपके सामने रखे गए हैं, और आपने उनको फॉलो भी किया है, सिग्नेचर भी किया है। और ये कल से जिससे विभाग से, जिस अधिकारी से जो रिलेटेड है वो वहाँ पर जाएगा, कॉपी सभी की, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो सभी से रिलेटेड है। तो जो भी कोई रिप्रेजेंटेशन जाएगा, मेमोरेंडम जाएगा, उसकी कॉपी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जरूर जाएगी, ठीक है। आगे की जो भूमिका होगी उसको आगे हम तैयार करेंगे। तो साथियों, आप लोगों का काफ़ी टाइम ले लिया मैंने, क्योंकि ये एक्सप्लेन करना ज़रूरी था। अब यदि आप लोग उचित समझते हैं, 5 मिनट लगेगा, वो मेमोरेंडम भी मैं पढ़ के सुना देता हूँ। साथियों, ये एक मेमोरेंडम बना है टू द ऑनरेबल नेशनल चीफ इलेक्शन कमिश्नर, नेशनल इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन सदन, अशोका रोड, न्यू दिल्ली। मेमोरेंडम रिस्पेक्टफुली सो इट।
that the National Bahujan Representative Conference held on 20th day of May 2023 since 10 a.m. to 2 p.m. at Narayan Dutt Tiwari Bhavan, Deen Dayal Upadhyay Marg, New Delhi, in which the following representatives from the different parts of the country participated in the conference and expressed their views on the burning issues, the elections in the future in states and in the center be conducted through ballot papers like previously on the place of electronic voting machines EVM. Number 2, that on the aforesaid issue of election in the country, all the present representatives of the whole Bahujan Society of India passed the aforesaid proposal with full majority that the elections in the country either in a state or in the center in future be conducted through ballot papers like previously on the place of EVM. Third, that apart from the representatives of All India Bahujan Ekta Evam Samta Mission, the other respected members of the other organizations and related to political parties of Bahujan Samaj in the country strongly opposed the present system of election in the country by EVM, as it is a defective system due to which, except in India, the elections are not held through EVM in any other country of the world, whereas those held through ballot papers. The whole society, activists, learned lawyers, honorable retired judges, and other social thinkers and youths are opposing EVM election system in India, as it is a contrary system against the Indian democracy and the Constitution of India. Fourth, that the whole participants present in this conference put a humble request before the Honorable Election Commission of India that the Honorable Election Commission of India should consider the aforesaid request and voice of the people of the country to hold any further election by ballot papers only and not by EVM. Otherwise, as per the survey and information received till date from the different part of the country, the people of the country shall boycott the elections in the future if those would be held through EVM. Next, that the innocent people, voters of the country, are not appreciating this EVM election system, as it is a danger to finish the democracy and the fair election system in the country. It is therefore requested to your honor, kindly keeping in view in the above facts and circumstances, kindly consider this memorandum and do accordingly, prayed as above, in the interest of the nation and oblige please. ये मेमोरेंडम जा रहा है इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. Respectfully so it that on the aforesaid subject issue, the National Bahujan Representative Conference held on 20th day of May 2023 since 10 a.m. to 2 p.m. at Narayan Dutt Tiwari Bhavan, Deen Dayal Upadhyay Marg, New Delhi, the following representatives like learned lawyers, honorable retired judges, and social thinkers, etc., from the different part of the country participated in this conference and expressed their views on the burning issue colloquium, through which the judges are appointed in the high courts and in the Honorable Supreme Court of India. Second, that in the conference, after deep discussion, it has been decided that a memorandum of representation be presented in the aforesaid regard before the Honorable Chief Justice of India, and the copy of the same be sent to all the Honorable Chief Justice of different high courts in the country for proper consideration as soon as it may possible. Third, that the Constitution of India provides equal justice to all the citizens of India, but in higher judiciary, stated above, there is no equal and appropriate representation of the aforesaid classes, due to which not only lawyers and retired judges, the whole intellectuals of the aforesaid classes are demanding their equal representation in their judges in higher judiciary, either by the colloquium
और बाय द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ठीक है, आप कोलोजियम रखो, लेकिन हमारा रिप्रेजेंटेशन जितना होना चाहिए वो करो, वो पूरा करो। हमारी मेन चीज़ तो ये है, मेन डिमांड हम ये करते हैं। अच्छा, फोर्थ, दैट ड्यू टू द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज इन हायर जुडिशरी बाय कोलोजियम सो मैनी क्वेश्चंस हैव बीन रेज्ड। जो पूरे देश भर से क्वेश्चन उठाए गए हैं उसमें 4-5 क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। नंबर 1, वेदर द कोलोजियम इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी। कोलोजियम क्या एक संवैधानिक संस्था है? नो, देयर इज नो प्रोविजन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू फ्रेम द कोलोजियम, टू एस्टेब्लिश द कोलोजियम बाय विच द जजेस शैल बी अपॉइंटेड इन हायर जुडिशरी। देयर इज नो सिस्टम। ये एक असंवैधानिक एजेंसी है जिसके माध्यम से, कितनी वंडरफुल बात है, हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में जज अपॉइंट किए जाते हैं, वो फैसले देते हैं। नंबर 2, whether the Constitution of India has given the power to the collegium to appointment of judges in high courts, judiciary from the particular caste and particular families only। क्या भारत का संविधान ये इजाज़त देता है कि पर्टिकुलर क्लास से और पर्टिकुलर फैमिली से जज बनाए जाएं? नंबर 3, whether in eye of the collegium the learned lawyers and learned judges of the aforesaid classes are not competent to be appointed and work in higher judiciary like others belonging to the general community। क्या ये जो बहुजन समाज के लोग हैं क्या कॉम्पिटेंट नहीं है? जजेज हैं, लॉयर्स हैं, क्या कॉम्पिटेंट नहीं है वो वहाँ काम कर सके? तो नेक्स्ट, whether the aforesaid system of collegium for the appointment of judges in higher judiciary is not partial or discriminatory। क्या जो प्रेजेंट सिस्टम चल रहा है क्या पार्शियल नहीं है या डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है? क्लियर दिखाई देता है, जब आप हैं ही नहीं, आपको कंसीडर नहीं किया जा रहा, तो ये पार्शियल सिस्टम है, डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम है, इट मस्ट बी अबॉलिश। लास्ट, whether the learned lawyers and learned judges of the aforesaid classes are not entitled for their equal representation as judge in the higher judiciary of India। क्या बहुजन समाज के जो लॉयर्स हैं, जजेज हैं, उनको अधिकार नहीं है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वो जज बन करके काम कर सकें? ये 5 बिंदु हैं, इन पर जवाब देना CJI को बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। सारे चीफ जस्टिस को जाएगा, प्रेस कॉपी जाएगी इसकी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ये कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध है। दैट देयर इज नो प्रोविजन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द रिजर्वेशन ऑफ द अफोरसेड क्लासेज इन हायर जुडिशरी। ठीक है, रिजर्वेशन का सिस्टम नहीं है, बट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज नॉट प्रोहिबिटेड देम एंड देयर इक्वल रिप्रेजेंटेशन एज जज इन द हायर जुडिशरी। रिजर्वेशन नहीं है, रिप्रेजेंटेशन के लिए मना नहीं करता, वो आप क्यों नहीं करते? एंड हेंस द लर्निंग लॉयर्स एंड लर्निंग जजेस ऑफ द अफोरसेड क्लासेस आर फुल्ली एंटाइटल्ड फॉर द इक्वल रिप्रेजेंटेशन एज जज इन हायर जुडिशरी ऑफ इंडिया। ठीक है, लास्ट, इट इज देयरफॉर मोस्ट टू प्रे टू योर ऑनर दैट कीपिंग इन व्यू इन द अबव फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस दिस रिप्रेजेंटेशन memorandum may kindly be considered accordingly by way of appointment of judges of the aforesaid classes in an equal manner in the higher judiciary of India either by collegium or by national judicial appointment commission। ठीक है, हमारा रिप्रेजेंटेशन वहाँ पूरा होना चाहिए। आप कॉलेजियम भी करते हो तो पक्षपात करते हो, तो ये ख़त्म होना चाहिए। ठीक है, ये मेमोरेंडम जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए। तीसरा है ये जाति जनगणना पर आधार। ठीक है, आप सब लोग जानते हैं ये कॉपी जा रही है टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, PMO, ई ब्लॉक, सेंट्रल सेक्रेटरीट, न्यू दिल्ली। इतना रिस्पेक्टफुली सो दैट ए नेशनल बहुजन रिप्रेजेंटेटिव कॉन्फ्रेंस हेड ऑन 20th day of May 2023 since 10 AM to PM at Narendra Tiwari Bhavan, Deen-Dayal Upadhyay Marg, New Delhi, in which the following representatives from the different part of the country participated in the conference and expressed their views on the burning issue of Jatigat Janganna in the country. That in the support of the above noted issue of Jatigat Janganna, all the respected members of All India Bhajan Ekta Evam Samta Mission and others also raised their hands and passed the proposal by full majority इन दी सपोर्ट ऑफ जाति जनगणना। ठीक है, हर देश से कोई भी पत्रकार हमारा है वो भी आवाज़ उठा रहा है, हर व्यक्ति उठा रहा है, अरे भाई आपने 10% रिजर्वेशन कर दिया EWS का, उनकी आपने जनगणना कराई किसने है? ठीक है, नहीं कराई। पटना हाई कोर्ट का जज क्या कहता है, अभी जो नीतीश की सरकार है
वो जातिगत जनगणना पटना में हो रही थी बिहार में, उस पर स्टे कर दिया कि नहीं जातिगत जनगणना नहीं होगी। भाई क्यों नहीं होगी भाई जज को ये पावर, ये वायोलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। कब से जाति जनगणना नहीं हुई? अच्छा नेक्स्ट, दैट इन दी एब्सेंस ऑफ जातिगत जनगणना द पीपल ऑफ SC ST OBC आदिवासी एंड माइनॉरिटीज सफर बाय देयर इक्वल राइट्स एंड फैसिलिटी रिगार्डिंग their reservation in the government services and in other public or private sectors. Next, that in the present time the government of Bihar started Jatigat Janagणना, but the Patna High Court passed the stay order against the Jatigat Janagणना, and on the other hand, without Jatigat Janagणना, the Supreme Court of India passed the EWS reservation as 10% in the government services on economic basis, which is contrary to the Constitution of India. First of all, there is no provision under the Constitution of India for reservation on economic basis. ये तो सवाल ही नहीं है, संविधान में ऐसा प्रोविजन नहीं है। भाई रिजर्वेशन दिया गया विद द पॉलिसी ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड को है, ये कहाँ से आप ले आए? Whereas the reservation is not a गरीबी हटाओ आंदोलन, पॉवर्टी रिमूवल सिस्टम, रिजर्वेशन गरीबी हटाओ आंदोलन नहीं है। सो द रिजर्वेशन कैन नॉट बी गिवन टू एनी क्लास एंड कम्युनिटी ऑन इकोनॉमिक बेसिस। सेकेंडली, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विदाउट सीकिंग द करेक्ट डाटा ऑफ EWS population granted 10% reservation in favor of the general people. Thirdly, if the yearly income of general candidate would be 8 lakhs, then he shall be entitled to get the reservation. But if the yearly income of SC ST becomes less than 3 lakhs and the income of OBC becomes less than 6 lakhs, then the candidate of these classes shall be entitled to get the benefit. But the candidate of EWS, this condition is not implemented on them. ये कंडीशन उन पर नहीं है। 8 लाख है वो गरीब है, ठीक है, शेड्यूल कास्ट का है 3 लाख है, OBC का है वो 6 लाख है। व्हाट इज दिस नॉनसेंस जो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया? इसके बाद कितना? फोर्थली, बिफोर दिस ऑर्डर जो अभी पास हुआ है, 7 जजेज बेंच ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया has already held that the reservations shall not be increased more than 49.5%, जिसमें हीरालाल कानिया चीफ जस्टिस थे उस समय। तब 7 जजों की बेंच ने ये हेल्ड किया था। क्या 5 जजों की बेंच 7 जजों के ऑर्डर को ओवररूल कर सकती है? कोई नहीं बोलता। हम बोल रहे हैं, आज कल आप भी बोलेंगे, पूरा देश बोलेगा, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि हमारा मीडिया स्ट्रांग नहीं है और मीडिया की वजह से हमारा पूरा समाज, पूरा देश सफ़र कर रहा है, ठीक है। बट द 5 जजेस बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल्ड द सेम एंड पास्ड द ऑर्डर ऑफ फॉर 10% रिजर्वेशन ऑफ द जनरल पीपल विदाउट सीकिंग द डाटाज ऑफ जनरल पीपल इन दिस रिगार्ड। कोई डाटा आपने कलेक्ट की है? भाई सवर्णों की आबादी कितनी है? कोई डाटा नहीं, और आपने 10% कर दिया। कोई कमीशन भी नहीं, कुछ किया जाए, बनाया ही नहीं। जी हाँ, देखा। Therefore, the stubborn people are getting their full reservation benefits according their population, and the candidates of SC ST OBC Adivasi and minorities are suffering for the same. 85% हम आवाज़ भी नहीं निकालते, हम सफ़र कर रहे हैं। वही हमने महसूस कर लिया कि कुछ हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट, that on one side the Patna High Court has stayed the Jatigat Janagणना in the state of Bihar, and on the other side the Supreme Court of India passed 10% reservation in the government services in the favor of general classes without seeking the data of their population in the country, and hence the people of SC ST OBC आदिवासी and minority are going to सफ़र कर रहे हैं हम लोग। तो ये जातिगत जनगणना के जो बैड इफेक्ट हमारे समाज पे होने वाले हैं, इसका लास्ट पेज भाई नहीं है, इसमें कहाँ चला गया? ये है, ठीक है, निकल गया। इट इज़ देयरफॉर रिस्पेक्टफुली सबमिटेड टू योर गुड सेल्फ दैट कीपिंग इन व्यू इन द above noted facts and circumstances
the Jatgat Janagana of all the classes like SC, ST, OBC, Adivasi, minority and general is very necessary, and hence it may kindly be considered accordingly to do the same in the interest of the nation. ये कॉपी जा रही प्राइम मिनिस्टर को, सारे गवर्नर्स के लिए ये जाएगा। तो इस तरह से 3 मेमोरेंडम जो आप लोगों के व्यूज़ को लेकर के आप लोगों की सलाह से तैयार किए गए हैं, इन पर यदि कोई बात समाज के हित में नहीं है, कहीं गलत कह दी गई है, तो आप लोग उसे बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। साथियों, अब आपका समय मैं ज़्यादा नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी हो गया, ये बताना ज़रूरी भी था। अब आप लोगों के भी व्यूज़ मैं सुनने की कोशिश करूँगा और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।